बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि अहमद हसन ड्राइवर ने डीआईजी मलिक अशरफ के सीने में 6 की 6 गोलियाँ उतार दी। उसे इतना शदीद गुस्सा था कि उसने अपना सारा चैम्बर ही खाली कर दिया डीआईजी के सीने पे, और डीआईजी पिछली सीट से बिल्कुल हिल ना सके और मौके पे जाँ बहक हो गए। इसके बाद अहमद हसन ने असलम को धमकी दी कि अगर उसने उसकी मदद ना की तो उसे जान से मार देगा। अहमद हसन ने फिर असलम को कॉटन फैक्ट्री के पास उतार दिया और कहा कि तुमने टेलीफोन करना है अब रेंज ऑफिस, और वहाँ बताना है कि डीआईजी साहब का प्रोग्राम चेंज हो गया और वो वापस भावलपुर आ रहे हैं। अहमद हसन ने अब प्लान बनाया था कि वो डीआईजी को तो कत्ल कर चुका है, अब उसके साथ वो एसएसपी रेंज क्राइम शाह हुसैन और चौधरी मुनीर पीए को भी कत्ल करना चाहता था। उसने वायरलेस पे इतला दी कि ये चारों लोग जो हैं फौरी तौर पे डीआईजी ऑफिस पहुँचे, डीआईजी साहब इनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। अब जैसे ही भावलपुर के नज़दीक पहुंचा तो उसने दोबारा कंफर्म किया वायरलेस पे अहमद हसन ने कि क्या अफसरान अपने ऑफिस में पहुंच चुके हैं, लेकिन उसे कोई वापसी जवाब ना मिला क्योंकि वायरलेस कंट्रोल उनसे पूछ रहा था अफसरान से कि अफसरान डीआईजी ऑफिस पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। अब अहमद हसन डीआईजी की लाश को लेके जो एक डिग्गी में बंद थी डीआईजी ऑफिस के पास पहुंच चुका था, क्योंकि कार के शीशे काले थे। और जैसे ही गेट पे गाड़ी डीआईजी के एंटर हुई तो गेट पे खड़े हुए संतरी ने डीआईजी साहब की गाड़ी को सल्यूट किया, क्योंकि डीआईजी साहब की गाड़ी में पहले बता चुका था उसके शीशे काले थे, तो वो ये ना देख सके कि डीआईजी साहब पिछली सीट पे बैठे हैं या नहीं बैठे हुए। अब जैसे ही गाड़ी पोर्च में आके रुकी, अब्दुर्रहमान भट्टी साहब फौरी तौर पे जो एडीआईजी थे बाहर निकले और आके डीआईजी साहब का गेट खोलने के लिए नीचे पहुंचे, लेकिन अहमद हसन इतनी देर में डीआईजी साहब की क्लाशनकोफ उठा चुका था और उसने सीधा ब्रस्ट मारा अब्दुर्रहमान भट्टी साहब को, जहां वो मौके पे ही जख्मी होकर गिर पड़े और जहां भाग हो गए। इसके बाद अहमद हसन फौरी तौर पे डीआईजी साहब के कमरे में गया, लेकिन अंदर ना अहमद मुबारक थे और ना ही शाह हुसैन। अहमद मुबारक हॉस्पिटल में थे, वो बीमार थे, और शाह हुसैन खुशकिस्मती से थोड़ी देर लेट हो गए थे। ये फौरी तौर पे डीआईजी के कमरे से बाहर निकला और साथ जो पीए का कमरा है वहाँ गया। चौधरी मुनीर वहाँ मौजूद थे, लेकिन वो मेज़ के नीचे छुप गए और बाकी जो लोग बैठे थे वहाँ उन्होंने हाथ बांध दिए कि हमें कुछ ना कहा जाए। अहमद हसन गुस्से से बाहर निकला और आके डीआईजी वाली कार में बैठा और उसी तरह डीआईजी की कार उसने बाहर निकाली। हालांकि गेट पे गनमैन होते हैं, गेट पे बाकायदा मुलाजिम होते हैं, लेकिन किसी की जुर्रत ना हुई कि वह अहमद हसन को रोक सकें। अहमद हसन जो ही गेट से बाहर निकला तो उसने एक वायरलेस मैसेज किया। उसने गाली देते हुए कहा कि आज मैंने कुत्ते मार दिए हैं और आज के बाद अफसर जो है पुलिस मुलाजिम को गाली नहीं देगा, और उसने वायरलेस सेट बंद कर दिया। और फिर जो उसने दोबारा कॉल की वो ये थी कि मैं थाना कैंट जा रहा हूँ और जिसने मुझे रोकना है रोक ले। डीआईजी की लाश डिग्गी में है और वो थाना कैंट की तरफ रवाना हो गया और वहाँ जाके उसने थाने कैंट में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। अच्छा, ये जो सारी कन्वर्सेशन चल रही थी वायरलेस पे, पूरा जो डिवीजन परेशान था इस मैसेजेस को लेके, क्योंकि डीआईजी पूरी रेंज का बादशाह होता है और उसे कत्ल कर दे उसका गनमैन, तो सब लोग सकते में थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा था। लेकिन ये कन्वर्सेशन जो जितनी भी थी, जो मैंने बताया आपको, ये अहमद खान बारिकज़ाई उस वक्त एसएसपी सीआईए थे, वो भी सुन रहे थे। इसके साथ इकबाल नून जो डीएसपी सिटी थे वो भी सुन रहे थे। और ये सारा सुनने के बाद एसएसपी अहमद खान बारिकज़ाई ने कायल किया अहमद हसन को कि वो उसने जो करना है कर दिया, उसकी मदद की जाएगी और वो अब कोई और मज़ीद हरकत ना करे, किसी और पुलिस अफसर को नुकसान ना पहुंचाए, और वो थाना कैंट आ जाए। वो भी थाना कैंट पहुंच जाएंगे और वहां जाके उससे बातचीत हो सकती है। ये सारा कुछ सुनने के बाद अहमद हसन ज़हनी तौर पे तैयार हो गया और वो डीआईजी की बॉडी और कार को लेके थाना कैंट की तरफ रवाना हो गया और थोड़ी देर में थाना कैंट पहुँच गया। थाना कैंट पहुंचकर अहमद हसन को बिठाया गया बड़े तरीके से, और इतनी देर में इकबाल नून साहब डीएसपी सिटी, एसएसबी अहमद खान बारिकज़ाई और ये भी सारे थाना कैंट पहुंच चुके थे। उससे बड़ी तसल्ली से बात की गई, उससे उसका हथियार जो कलाशन है
वो हैंडओवर की गई ताकि किसी और को नुकसान ना पहुंचाए और उसे अलहदा एक कमरे में बिठा दिया गया। अब डीएजी की लाश जो डिग्गी में थी उसको बाहर निकाला गया और बाकी कार्रवाई की गई और उनको बॉडी जैसे होता है कि जी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गई। जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई और ये जो मुकदमात दर्ज हुए वो इस तरह हुए कि जो डीएजी के कत्ल वाला मुकदमा है वो थाना चनीगोट में दर्ज हुआ और जो अब्दुर्रहमान भट्टी साहब का मुकदमा है वो थाना सिविल लाइंस बहावलपुर में दर्ज हुआ, क्योंकि ये जो एरिया था डीएजी ऑफिस ये थाना सिविल लाइंस बहावलपुर में है और सारी कार्रवाई की गई। ये मुकदमे का मुद्दई जो है वो डीएजी साहब के बेटे को बनाया गया था जो चनीगोट में दर्ज हुआ था, और जो यहाँ का मुकदमा था उसमें अहमद खान बारिकज़ई खुद मुद्दई बने थे। और ये पहला मुकदमा था जो वायरलेस सेट पे की बेस पे बनाया गया कि वायरलेस सेट पे डीएजी साहब ने सुना और उसके साथ उन्होंने कमिश्नर भावलपुर को गवाह बनाया, इकबाल खान नून को गवाह बनाया गया था। ये सारे अफसरान थे और ये मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू हुई। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत से लोगों को शक था कि डीएजी को मरवाने में भावलपुर के कुछ पुलिस अफसरान का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जब डीएजी साहब रहीम यार खान जा रहे थे तो वो कुछ ऐसे पुलिस अफसरान थे जिनकी फ़ाइलें थी उनके पास, करप्शन के उन पे चार्जेस थे और वो फाइनल कर चुके थे उन चार्जेस के बाद कि वो जाके उन पुलिस अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर देंगे, तो उन पे भी शक किया गया। एलीट के जो गाड़ी थी उनको, और इसी दौरान असलम भी वापस आ गया, असलम को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन एलीट के जवानों पे कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। इस मुकदमे का ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद अहमद हसन को सज़ाए मौत सुना दी गई और इसके साथ जो असलम था उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा था जिसमें कोई चश्मदीद गवाह ना था, लेकिन उसके बाद भी इस मुकदमे में सख्त सज़ा दी गई। और क्योंकि मुलज़मान जो थे वो इतने बड़े लोग नहीं थे और ना ही उनके पास इतने पैसे थे, वरना शायद वो इस मुकदमे से बच जाते। बहुत ज़्यादा प्रेशर था गवर्नमेंट का। एटीसी कोर्ट जो इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट भावलपुर, उसके जज थे बख्तियार सियाल साहब, उन्होंने ये फ़ैसला दिया और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अहमद हसन को सज़ाए मौत हुई और असलम को उम्र कैद। अहमद हसन की सज़ा जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो गई और उसे लटका दिया गया तख्ता-ए-दार पे, और जो असलम है वो उम्र कैद गुजारने के बाद अब कुछ अर्सा हुआ वापस आ गया है और अब कहीं किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जॉब कर रहा है। ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई मलिक अशरफ के कत्ल की, उसके सुनने के बाद आपको इस बात का तो अंदाज़ा हुआ होगा कि पुलिस अफसरान को, अपने मातातान को गालियां नहीं देनी चाहिए। आप उन्हें सज़ा दें, आप उन्हें रिटर्न सज़ा दें, आप जो करना है करें, लेकिन जब आप किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करेंगे, जब आप किसी को इतना जलील कर देंगे कि वो बदतरीन रिएक्शन पे आमादा हो जाएगा, तो फिर उसका हल यही निकलता है, उसका नतीजा यही निकलता है जो मलिक अशरफ मरहूम के साथ हुआ। बहुत अरसे तक भावलपुर रेंज में पुलिस अफसरान ने गालियां देनी बंद कर दी, बल्कि पंजाब में भी अफसरान ने मुलाजमीन को गालियां देनी बंद कर दी, लेकिन अब लगता है कि दोबारा ये अफसरान पुलिस मुलाजमीन को गालियां दे रहे हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जो मलिक अशरफ के कत्ल से भी बदतरीन हो।